जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपके अंतिम दो टॉपिकों के ऊपर, जिसमें एक है समय के गलियारे से मानव भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। इन दोनों टॉपिकों को आज हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, इनसे बात करेंगे और जब बात करेंगे तो ये अपने आप याद भी हो जाएंगे। और यहाँ से भी बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज वो तैयार होने वाला है। और नोट्स की बात करूँ तो आज से आपको नोट्स हैं वो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF का लिंक भी मिलेगा और साथ में आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी नोट्स या कोई और भी अपडेशन होता है तो वो समय समय पर मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिएगा, अब तक जो हमने जाना उसको यहाँ से जोड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, टॉपिक को जोड़कर पढ़ना है। शुरू में जो मानव था यानी मानव जो समाज था, उनका आपस में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, तो इसलिए उसका जो ज्ञान था वो भी सीमित था और वो सिर्फ किस पर डिपेंड था? नेचर के ऊपर डिपेंड था, प्रकृति के ऊपर। और प्रकृति के साथ उसने क्या कर लिया? अनुकूलन कर लिया। फिर इंसान को कुछ जरूरतें महसूस हुई तो अपने अनुसार उसके अंदर उसने कुछ मॉडिफिकेशन किया, रूपांतरण किया। फिर समय के साथ आगे बढ़ते गए, अनुकूलन और रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन, इन दोनों की सहायता से इंसान ने प्रकृति के साथ है वो समायोजन करना सीख लिया और समय समय पर इसमें भी परिवर्तन है वो होते रहे। तो मानव भूगोल के तथ्यों की जब बात करते हैं तो इनका विकास किस प्रकार से होता है उसकी बात भी यहां पर हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। आप गौर करें, समय के गलियारे से मानव भूगोल, अर्थात भी जब हम मानव भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम किस तरीके का हम इस्तेमाल करते थे इसको पढ़ने में, अर्थात इतिहास के साथ संबंध जोड़ते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां दो बातें हैं, आप गौर कीजिएगा यहां और समझने पर फोकस कीजिएगा। एक है समय अवधि और दूसरा है उपागम। उपागम यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का आपकी तकनीक क्या है, विधा क्या है, उसकी बात की जाती है और साथ में भी उस टाइम ये क्या उसकी विशेषताएं थी उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले पॉइंट से और वो है प्रारंभिक उपनिवेश युग। यानी उपनिवेश जो टाइम था उसके स्टार्टिंग में क्या किया गया। तो यहां पर आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, उपनिवेश आप समझ गए होंगे। यूरोपीय जो देश थे वो व्यापार और नई दुनिया की खोज के लिए बाहर निकले थे और जिन क्षेत्रों में गए वहां उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, नए क्षेत्रों की खोज की और धीरे धीरे वहां पर उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया उनको। या सीधी सी सरल भाषा में कहूं तो यूरोपीय देशों ने अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना लिया। समझ गए? जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत को अंग्रेजों ने गुलाम रखा, इसके साथ साथ यहाँ पर पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीस भी आए, ये सारे आए। इन्होंने यहाँ पर भारत को खूब लूटा। वहां से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं बात। और यात्रियों के बारे में आपने पढ़ा है जो खोज के लिए निकले थे। वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हो, 1498 में वो इंडिया पहुंचा था। आपने कोलंबस के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो वो व्यापारी थे या यूं कहें भी नए देशों की, क्षेत्रों की खोज करने वाले व्यक्ति थे। सिर्फ यूरोप नहीं, अरब देशों के लोग भी बाहर निकले थे खोज के लिए। तो उस टाइम से अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं भी। प्रारंभिक जो उपनिवेश जो टाइम था उस टाइम भूगोल को पढ़ने का जो तरीका था वो था अन्वेषण और विवरण, यानी नए क्षेत्रों की खोज करना, अन्वेषण करना और उनकी विस्तृत व्याख्या करना। यह कार्य है ये प्रारंभिक उपनिवेशी युग के टाइम यानी 15वीं 16वीं जो सदी थी उस टाइम ये कार्य है वो किया जाता था। समय आगे बढ़ता गया और हम आगे बढ़े और उत्तर उपनिवेश युग की बात करें, जब उपनिवेशी टाइम है जो खत्म हो गया, उस टाइम भूगोल को पढ़ने का जो तरीका था वो था प्रादेशिक विश्लेषण। यानी
प्रदेशों का विश्लेषण किया जाने लगा। अब यहां समझिए, प्रादेशिक शब्द का, प्रादेशिक का मतलब है जैसे संपूर्ण पृथ्वी है उसको कई भागों में बांट लिया, जैसे महाद्वीपों में बांट लिया, तो अलग अलग महाद्वीप का हमने विश्लेषण किया। फिर महाद्वीपों के अंतर्गत हमने अलग अलग देश का विश्लेषण किया, देश के अंदर हमने राज्यों का विश्लेषण किया। तो अलग अलग क्षेत्र यानी प्रदेशों का विश्लेषण करने का जो काम है वो कब, किस टाइम में स्टार्ट हुआ? उत्तर उपनिवेशी युग के अंदर स्टार्ट होता है। फिर बात आती है 1930 का दशक, 1930 का जो दशक है, उस टाइम आपको पता है दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर बात स्टार्ट करें तो छोटी जो लड़ाइयां हैं वो चलती रहती थी, दुनिया में युद्ध का दौर है वो यहां चलता रहा था। उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम मानव भूगोल के अध्ययन का जो तरीका था वो था क्षेत्रीय विभेदन। यहां गौर कीजिए, यहां हमने क्या किया? प्रदेशों का विश्लेषण स्टार्ट किया और यहां प्रदेश यानी उस क्षेत्र के अंदर विभेदन पर गौर किया, यानी एक प्रदेश, एक क्षेत्र दूसरे प्रदेश या क्षेत्र से किस प्रकार भिन्नता लिए हुए हैं। तो विभिन्नताओं का अध्ययन है वो 1930 के दशक के अंदर है, वो स्टार्ट होता है। उसके बाद ये तरीका आगे बढ़ता गया और हम पहुंच गए 1915 का, 1950 का दशक और 1960 का दशक। 1950 और 1960 के दशक के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन का जो तरीका था वो रहा स्थानिक संगठन का। अब आप इस शब्द को समझिए भी, स्थानिक संगठन का मतलब क्या है। इस पृथ्वी के ऊपर की बात करें तो विशेष क्षेत्रों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के भूदृश्य है वो हमें देखने को मिलते हैं और उन्हीं को कहा जाता है स्थानिक संगठन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया के संदर्भ में, अपना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाल ली, तो जिससे वहां पर एग्रीकल्चर है वो बहुत स्ट्रोंग हो गया। तो हमने कहा भी ये जो क्षेत्र है वो कृषि भूदृश्य वाला क्षेत्र है, वहां आपको हरियाली दिखेगी, खेती ही खेती चारों तरफ दिखाई है वो देगी। तो वो था स्थानिक संगठन, भी उस क्षेत्र की सारी चीजों के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो स्थानिक संगठन। और साथ में यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, मात्रात्मक जो क्रांति है वो भी इसी टाइम स्टार्ट हुई। अब आप ये भी जाने भी मात्रात्मक क्रांति का मतलब क्या है। भूगोल के अंदर अध्ययन करने का जो तरीका था उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है वो स्टार्ट कर दिया गया। हमने कंप्यूटर के माध्यम से हम जो सांख्यिकी की जो विभिन्न विधियां रही है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनकी सहायता से कैलकुलेशन करना भी है वो हमने प्रारंभ कर दिया। तो मात्रात्मक क्रांति से भूगोल के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हमारे सामने उत्पन्न हुआ। किनकी सहायता से? यंत्रों की सहायता से। तो वो मात्रात्मक, आपसे कोई पूछ ले पेपर में भी मात्रात्मक क्रांति का टाइम पीरियड, तो 1950 और 60 का जो दशक है वो मात्रात्मक क्रांति का है। और वहां उपागम का यानी उसके अध्ययन का जो तरीका रहा वो क्या था? स्थानिक संगठन के हिसाब से इसका अध्ययन है वो किया जाता था। अब वही टाइम आगे बढ़ता गया, नए नए परिवर्तन है वो समय के साथ होते गए और हम पहुंच गए 1970 के दशक में। अब हम बात करें भी इस दशक में क्या देखा गया। देखा गया भाई, ये आप जो जिस मात्रात्मक क्रांति की बात कर रहे हैं यहां तो आप यंत्रीकरण कर दिया इंसान का। इंसान को तो क्या इंसान समझ ही नहीं पा रहे हो आप। बहुत से भूगोलवेताओं ने इस मुद्दे का विरोध किया, इस मात्रात्मक क्रांति का विरोध किया। तो मात्रात्मक क्रांति के विरोध के स्वरूप यहां पर इंसान को इंसान की तरह समझने के ऊपर जोर दिया गया और 3 तरह की महत्वपूर्ण विचारधाराएं हमारे सामने आई। और एक थी मानवतावादी या हमने कहा कल्याणपरक, वेलफेयर जो स्कूल था उसकी बात, दूसरा आमूलवादी या रेडिकल की बात की गई और तीसरा व्यवहारवादी की बात है वो की गई। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराओं का उदय है वो कब हुआ? 1970 के दशक में। और ये क्या है इनके बारे में हम वहां अच्छे से पहले ही क्लियर है वो कर चुके हैं। उसके बाद में बात करें 1990 का जो दशक है वहां तक की हम बात करें तो ये भूगोल के अंदर आया
उत्तर आधुनिकवाद का टाइम है वो कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो वैश्विक जो सिद्धांत है, दुनिया में जो प्रिंसिपल बन रहे हैं किसी चीज के अध्ययन को लेकर, उनको स्थानीय संदर्भ में यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यूं नहीं है किसी देश में किसी व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है वो वहां पर लागू हो और हम जहां रह रहे हो सकता है उस क्षेत्र में वो चीज लागू नहीं हो। तो हमें वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ के रूप में समझने की आवश्यकता है। तो समझ गए होंगे भी अलग अलग समय में किस प्रकार से मानव भूगोल का अध्ययन है वो किया जाता रहा है। ये चीजें अपने आप में छोटे क्वेश्चनों के रूप में इस चैप्टर के अंदर बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बनते हैं। तो समझ गए होंगे किस समय अवधि में भूगोल के अध्ययन की, मानव भूगोल के अध्ययन के किस उपागम को इस्तेमाल किया गया और इस टाइम क्या तरीका रहा, उसकी व्याख्या हमने यहां पर अच्छे से की है ताकि टॉपिक है वो हमारा समझ में आ जाए। और अब इस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उप क्षेत्रों के ऊपर। और यहां मैं आपको बताना एक चीज और बता देता हूं, चलो वो टॉपिक स्टार्ट करें। भी ये जो हमने पढ़ा है ना, भी प्रारंभिक उपनिवेशी युग से 1930 का जो दशक है, उसके बाद आपको पता सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराते ही सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो गया था। तो यहां इन तीनों की यहां बात कर रहा हूं। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो ये जो भूगोल का वर्णन करने का जो तरीका था, इसको ज्यादातर भूगोलवेताओं ने इसको रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हमने संश्लेषण करने की क्षमता को भी विकसित कर लिया था। तो उसके बाद में फिर आगे का ये मात्रात्मक क्रांति आई, इसके विरोध के स्वरूप और बहुत सी विचारधाराएं आई और ये यहां तक ही नहीं रुका, ये आज भी आगे सतत रूप से है वो चल रहा है। तो जैसे जैसे आप भूगोल विषय के साथ आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे तो देखेंगे आज आधुनिक टाइम तक आएंगे तो पढ़ने का तरीका, इसको समझने का, जानने का तरीका है वो बहुत कुछ बदल चुका है। तो अब वापिस आते हैं वही मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र की बात है वो कर लेते हैं। थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ गया, पूछ लेता हूँ। कमरे में भाई पंखा है जो चल नहीं रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पसीना बहाओगे, आप भी बहाओगे तो एक दिन अच्छा रिजल्ट है वो आपको भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर, इसके नेचर को लेकर भी बात करें तो हमने जान लिया है भी मानव भूगोल की जो प्रकृति है ना, नेचर, वो इंटरडिसिप्लिनरी है यानी अंतर विषयक है। यानी जो भूगोल है वो साइंस और हमारी जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, इन दोनों से घनिष्ठ रूप से आपस में जुड़ी हुई है। यहां जो अपना टॉपिक है वो ये है भी मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान, जो हम 6वीं से 10वीं तक जो सामाजिक विज्ञान जो विषय पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के अंदर जो उप सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, उनका इस मानव भूगोल के साथ क्या संबंध है उनकी बात कर रहा हूं। जैसे आप बात करें 6 से 10 में आप भूगोल पढ़ते हैं, 6 से 10 में आप राजनीति विज्ञान विषय यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आप इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स यानी सब्जेक्ट्स होते हैं जो 10वीं तक पढ़ाए जाते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट उतने ही नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, +1 में भी आपने उनको अच्छे से जाना है। तो उन विषयों का इसके साथ रिलेशन क्या हुआ? स्टार्टिंग में जब बहुत कम चीजें थी, बहुत ज़्यादा ये विस्तृत ज्ञान नहीं था, तो हमने जो कहा भी जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा जाता है वो हम भूगोल में पढ़ते हैं। फिर भूगोल को हमने 2 भागों में बांट लिया, जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में बांट लिया। फिर समय के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हमने देखी, क्योंकि जो मानवीय तत्व हैं, जैसे आप इंसान की बात करें या इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ है जिन्हें हम सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो कहते हैं, तो वो सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने कहा भी अब भाई हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है,
तो अकेली एक भूगोल में तो ये समाएगा नहीं, तो हम क्या करें कि भाई इसके फील्ड और कुछ सब फील्ड बना दिए जाएं, कुछ क्षेत्र और उप क्षेत्रों के अंतर्गत भूगोल को है वो बांट दिया जाए। तो आप देखेंगे आपका जो अंतिम चैप्टर के अंदर जो टेबल दी गई है उसके 3 कॉलम, क्षेत्र, उप क्षेत्र और सोशल साइंस के किस सब्जेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है। मोटे लेवल पर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके अंदर आप जो भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास का जब भौगोलिक दृष्टि से पढ़ा जाता है, जैसे हमने इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से ये देखा भी किस टाइम क्या हुआ, तो फिर कह दिया भूगोल के अंतर्गत भी ये तो ऐतिहासिक भूगोल हो गई, ये तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गई। तो क्या फिर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो फिर हम इसको क्या कह दें, क्या इसको उपक्षेत्र कह दें। तो फिर ये हम किसके अंदर पढ़ें, क्या मानव भूगोल की एक शाखा सामाजिक भूगोल में पढ़ें। तो समझिएगा यहां एक भूगोल है, फिर भूगोल को 2 भागों में बांटा, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को, इस मानव भूगोल को ही हमने क्षेत्र और उप क्षेत्रों में बांटा है, एसएसटी के सब्जेक्टों के अनुसार बांट लिया, क्योंकि अब हमारे पास इनके बारे में बहुत विस्तृत नॉलेज है। अब मैं यहां पर स्क्रीन पर भी उनके बारे में जो आपने पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं वो भी साथ में शेयर करूंगा भी, ताकि आप जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाए। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने है मानव भूगोल का एक क्षेत्र सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल एक क्षेत्र है। अब आप इसमें स्क्रीन पर यहां देख पा रहे हो जो हमारा सामाजिक भूगोल है ये भी कई उप क्षेत्रों के अंदर बंटा हुआ है। इनको आपको थोड़ा सा गौर करना है भी। मानव भूगोल की एक ब्रांच हो गई, फील्ड हो गया, वो कौन सी, सामाजिक भूगोल। इसके भी कई उप क्षेत्र हो गए, जैसे व्यवहारिक भूगोल, अर्थात जो हम सोशल साइंस में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जब उस साइकोलॉजी को ज्योग्राफी की दृष्टि से हम बात करते हैं तब उसका नाम दे दिया हमने व्यवहारवादी भूगोल कह दिया। और अगर हम वेलफेयर और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमने उसको सामाजिक कल्याण का भूगोल है वो कह दिया। हमने अवकाश का भूगोल एक जो उपक्षेत्र बना दिया, हमने सांस्कृतिक भूगोल बना दिया, हमने लिंग भूगोल है वो बना दिया है, जिसके अंतर्गत मानव विज्ञान और महिलाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल बना दिया। जब हम बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे अभी कोरोना जो काल चला अपना कोविड-19 की बात करें तो किस क्षेत्र में इसका किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा, अगर हम इसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से पढ़ें तो वो भूगोल की, मानव भूगोल की कौन सी उप शाखा में आ जाएगा, चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं 4 उप क्षेत्रों के नाम बताओ, 2 उप क्षेत्रों के नाम बताओ। तो जैसे कौन से हो गए, अपने यहां पर 7 पढ़ रहे हैं, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, लिंग भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। और कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के किस क्षेत्र में किया जाता है, तब उत्तर क्या आ जाएगा, तब उत्तर आ जाएगा अपना सामाजिक भूगोल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा गौर करना है। अब बात करें आगे, तो अगला जो अपना क्षेत्र है वो आ जाता है नगरीय भूगोल। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी मानव भूगोल का एक सब्जेक्ट हो गया नगरीय भूगोल, जिसमें हमने गांवों और शहरों का जो अध्ययन है वो किया जाता है और उनकी प्लानिंग किस प्रकार से होती है वो इस नगरीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके अभी तक कोई उप क्षेत्र है वो नहीं बनाए गए हैं जो यहाँ की बात कर रहे हैं। अगला है अपना राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी सोशल साइंस में जो राजनीतिक विज्ञान विषय होता है वो राजनीति विज्ञान विषय अपने इस मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। और भौगोलिक दृष्टि से हमने उसको क्या नाम दे दिया, राजनीतिक भूगोल नाम दे दिया। तो राजनीतिक भूगोल एक मानव भूगोल की एक क्षेत्र है, उसका फील्ड है। और इसके अंतर्गत 2 सब फील्ड आते हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ध्यान रखिए 2 उपक्षेत्र शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निर्वाचन भूगोल,
इलेक्शन से जुड़ी हुई चीजें, और दूसरा सैन्य भूगोल, मिलिट्री से जुड़ी हुई। जब हम इसकी बात करते हैं तो हर देश की बाउंड्री, वहाँ के रीति रिवाज, हर चीज़ है वो आर्मी को सिखाया जाता है, किस प्रकार का वहाँ जो फिजिकली स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है वो पढ़ाई जाती है, ताकि एक सैनिक को सारी बातों का जो नॉलेज है वो वहाँ पर हो सके। तो नगरीय भूगोल हो गया, अब राजनीतिक भूगोल हो गया, और उसके बाद में आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। तो इसके अंतर्गत हम जनसंख्या से जुड़े हुए, क्योंकि अपना दूसरा तीसरा जो चैप्टर है वो उसी से जुड़ा हुआ है भी, जनसंख्या का वितरण, घनत्व किस प्रकार सा है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कम है, इन सब की बात किस में पढ़ी जाती है, मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल जो अपना क्षेत्र है उसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। अगला आता है आवास भूगोल, यानी इंसान जहाँ रहता है, गांव में रहता है तो ग्रामीण बस्तियां बसा ली वहां पर, शहरों में रहता है तो नगरीय बस्तियां बसा ली वहां पर, किस प्रकार की ये बस्तियां होती है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, ये सारी आवास भूगोल के अंतर्गत है वो पढ़ाई जाती है। तो अपना अब तक क्या हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, और आवास भूगोल हो गया। इसी प्रकार एक अंतिम पार्ट इसका और कर लेते हैं मानव भूगोल का, एक एरिया, एक क्षेत्र और एक सब्जेक्ट, और वो है अब आर्थिक भूगोल की बात करें। आर्थिक भूगोल यानी इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं भी, जो नेचर के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनका हम किस किस प्रकार से इस्तेमाल है वो करते हैं, कौन से काम जो व्यक्ति है वो करता है, प्राथमिक कृषि करता है यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन कौन से काम करता है, उसकी सारी चीजें इसके आर्थिक भूगोल के अंदर है वो शामिल रहती है। तो इस आर्थिक भूगोल को भी कई उप क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है, जैसे संसाधन भूगोल। जब आप जो संसाधनों के अध्ययन करते हैं, संसाधन कौन सा होता है, वो कोई चीज जो मानव के लाभ के लिए होती है उन सबको संसाधन कहा जाता है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो आप भूगोल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, कृषि भूगोल हो जाएगी। इसी प्रकार आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो तो वो अपना उद्योग जो भूगोल हो जाएगा। मार्केटिंग की बात करते हो तो वो विपणन भूगोल हो जाएगा। आप टूरिज्म की बात करते हो तो वो पर्यटन भूगोल हो जाएगा। आप इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसकी बात करोगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है वो कहलाएगा। तो आर्थिक भूगोल के यहाँ 6, उससे पहले हमने सामाजिक भूगोल के 7 उपक्षेत्र पढ़े और राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र पढ़े, और अब आर्थिक भूगोल के 6 हो गए, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो आप इनको थोड़ा सा, एक प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में यहां से आपसे जरूर पूछा जाएगा भी किस क्षेत्र का संबंध किस उपक्षेत्र से है। और उप क्षेत्र का नाम देखते आपको ये पता चल जाता है ऑटोमेटिक ही भी वो सोशल साइंस के किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत हमने मानव भूगोल का विकास क्रम जाना, किस टाइम क्या तरीका अपनाया गया अध्ययन के लिए, और लास्ट में मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों को जाना। और सबसे बड़ी बात जो हमने उप क्षेत्र और क्षेत्रों की यहाँ पर बात की है, ये लगभग आपके इस 12वीं क्लास के अंतर्गत है, वो थोड़े थोड़े चैप्टर वाइज हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही हम दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पॉपुलेशन की बात आएगी, जनसंख्या की बात आएगी, तो इसका मतलब हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र के बारे में, किस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपके जो सिलेबस में डिटेल है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप है, 5 प्रकार के काम है, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे हम तो मानव भूगोल का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के बारे में वो पढ़ेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंतर्गत हम विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं, और सेकंड बुक जो होती है इन्हीं चीजों को लेकर हम हमारे देश भारत के संदर्भ में उन चीजों को समझते हैं। तो इसके साथ ही अपना ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जहां पर हमने एक एक चीज को अच्छे से समझा है। अब आपको अच्छे से बात करनी है, पाठ्य पुस्तक आपको जरूर पढ़नी है।
अब आप समझने के बाद अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे या पहले आपने पढ़ ली फिर आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा भी अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ना समझने वाली तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमने इनसे बात की है, हमने इनको जाना है, और जब जान लेते हैं तो वो चीज अपने आप याद रह जाती है। तो इसलिए अक्सर कहता हूं याद मत कीजिएगा, चीजों से बात कीजिएगा, जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं। अब एक प्रश्न आपका हो सकता है भी सर पीछे जो प्रश्न दिए अभ्यास प्रश्न उनका क्या है, तो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, उनके अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्नों के साथ साथ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको साथ में शामिल करके ही नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। उनके जो उत्तर हैं वो उत्तर कहीं और से नहीं आ रहे। अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो तो उस समझ पर आधारित ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर सीधे के सीधे किताब में मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर डायरेक्ट आपको किताब में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की एक खासियत है भी सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चे को नहीं देना है बल्कि जीवन से उसको जोड़ना है, यानी अप्लाइड नॉलेज है वो बच्चे को देना है। इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनके डायरेक्ट उत्तर पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री दी गई है वहां से नहीं है, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से समझा है तो वो आंसर आपको अपने आप मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको जो अपने पीडीएफ नोट्स हैं जो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया उसमें भी है और अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर उपलब्ध है। तो अभ्यास प्रश्न ही क्यों, हम हर चैप्टर में बनने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी साथ में ही तैयार करेंगे। आप चाहते हैं या आपके टीचर अगर चाहते हैं तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट्स फॉर्म में उतारते रहिएगा। लास्ट टाइम आपको ये चीजें बहुत काम में आएगी। और अब हम बहुत जल्द इस चैप्टर का टेस्ट है वो भी लेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से और समझ लीजिएगा, इस चैप्टर से बात कर लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। कमेंट कर दीजिएगा।